हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम एक कुंडली एनालिसिस करेंगे और ये एक बिल्कुल अलग तरीके की हम एक कुंडली एनालाइज करेंगे। और इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी। कुछ लोगों को ये मालूम भी हो सकती है और कुछ लोगों को हो सकता है बिल्कुल भी इसकी जानकारी ना हो, जो खुद एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो आप इसे एंड तक ध्यान से देखिएगा और इसमें हो सकता है आप यदि नोटबुक लेकर बैठेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये मैं प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टस से इस कुंडली को एनालाइज करूंगा और इसमें मैं पहला एनालिसिस दूंगा कि उस नेटिव को बिजनेस करना चाहिए या उसको सर्विस करनी चाहिए, किस चीज़ में वो सक्सेसफुल होगा, और यदि बिजनेस करना हो तो कौन से क्राइटेरिया हमें देखने चाहिए एक कुंडली के अंदर। वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको सरसरी नज़र से कुंडली को देख लेते हैं हम D1 को, कि कैसी कुंडली है। तो कुंडली को हम देखते हैं तो इसमें जब कोई भी इसको नॉर्मली देखेगा तो वो उसको बहुत एक्सीलेंट कुंडली नजर आएगी। वैसे कुंडली अच्छी है मगर नॉर्मली देखने पे उससे भी और भी ज्यादा बेटर नजर आएगी। हम जैसे ही देखेंगे, नॉर्मल लोग देखते हैं कि वीनस एक्सोल्टेड लग्न में बैठ गया, सन भी एक्सोल्टेड है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सैटर्न अपने खुद के हाउस में बैठा हुआ है, इसका लग्न लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर नाइन्थ हाउस में, मतलब त्रिकोण में चला गया। योग कारक है इस कुंडली के लिए, त्रिकोण में चला गया तो बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट हो गया। तो ये चारों चीजें आपको बड़ी अच्छी नजर आएंगी और हम एकदम से कहेंगे कि ये तो कुंडली बहुत ही अमेजिंग कुंडली है, एक तरीके से अच्छी है कुंडली, नो डाउट इट। मगर इसमें ध्यान से हम देखेंगे तो ये जो जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं इनका एक नेगेटिव पहलू है इसी कुंडली के अंदर। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली चीजों को सिखाना है। मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ वो सही होती है नहीं होती वो ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया में ये नहीं कह सकता कि मेरी प्रेडिक्शन सही होगी। सभी एस्ट्रोलॉजर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पे वर्क करते हैं। जब हम एक कुंडली को एनालाइज करते हैं तो हमें ईश्वर दिखाता है कि इसके अंदर कौन सी चीज हमें दिखाई दे जाए। तो इसलिए ऑलवेज सभी एस्ट्रोलॉजर्स को और देखने वाले दर्शकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हम कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हम उसके कुछ फंडामेंटल से अलग हटकर ना जाएं, चाहे वो रिजल्ट हमारे सही मिले या ना मिले। ज्यादातर लोग ये करते हैं कि उनकी टाइमिंग वगैरह ठीक नहीं होती है तो भटकना शुरू हो जाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वो किसी दूसरी एस्ट्रोलॉजी पे चले जाएंगे, केपी पे चले जाएंगे, फिर नाड़ी पे चले जाएंगे। नाड़ी कर रहे हैं तो वो बदल जाएंगे, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप फंडामेंटल्स को बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये बीच में मैंने थोड़ी सी बात बताई है, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फंडामेंटल्स के बेस पे मैं बात करूंगा। सभी इन्हीं प्लैनेट्स को मैं देखता हूँ। तो प्रोफेशन में क्या होता है, कुंडली की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि स्ट्रॉन्ग कुंडली होगी तो वो पर्सन जो भी काम करेगा उसमें सक्सेसफुल होगा। स्ट्रॉन्ग कुंडली का मतलब ही है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वीनस एक्सोल्टेड है बेशक, मगर वो थर्ड और एट्थ लॉर्ड है। एट्थ लॉर्ड जब भी लग्न में हो तो वो किसी भी अच्छी स्थिति में हो उसको बहुत बेटर तो नहीं माना जा सकता। फिर आप देखिए लग्न इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक्सोल्टेड वीनस बैठा है मगर ये पाप कर्तरी में हो गई लग्न। तो ये चीज हम नॉर्मली देखेंगे नहीं। तो पाप कर्तरी में देखिए 3 प्लैनेट्स लग्न को पाप कर्तरी में लेकर आ रहे हैं, तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना दिखाई दे रही है। फिर यदि मैं आ जाता हूँ, सन को हम एकदम से देख लिया कि ये एक्सोल्टेड है, मगर हमें ध्यान रखना है कि ये सिक्स्थ लॉर्ड है। तो कुछ चीजों में अच्छा रहेगा और कुछ चीजों में उतना बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि इसका एसोसिएशन सिक्स्थ हाउस से हो गया। सैटर्न ओन साइन में है नो डाउट, मगर ये 12th लॉर्ड है। 11th लॉर्ड भी है मगर 12th हाउस में चला गया है 11th लॉर्ड, ये 12th लॉर्ड है। तो ये तीनों जो एक्सोल्टेड या बेटर प्लैनेट्स हैं इस कुंडली के अंदर, वो या तो 6th लॉर्ड है या वो 8th लॉर्ड है या 12th लॉर्ड है। दो स्थानों के स्वामी हैं वो। तो दो स्थानों के स्वामी यदि वो एक्सोल्टेड भी हैं तो उतने ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होंगे, क्योंकि वो उन कामों को भी उतने ही अच्छे से करेंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं है। क्योंकि लॉर्ड स्ट्रोंग है तो उसको फल तो उसी भाव के देने हैं। तो जिन भावों के वो लॉर्ड हैं उन भावों के फल देंगे। तो ये जिन भावों के लॉर्ड हैं वो भाव उतने बेटर नहीं है, तो उनसे रिलेटेड बेटर रिजल्ट तो देंगे नो डाउट, अच्छे से देंगे, मगर खराब रिजल्ट भी इन्होंने ही देने हैं। इसलिए एक्सोल्टेड होते हुए भी ये प्लेनेट उतने स्ट्रोंग नहीं कंसिडर होंगे। अब आ जाता हूं मैं जो इसका दूसरा, देखिए तीनों एक्सोल्टेड और ओन हाउस प्लैनेट्स की बात कर ली। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा इसके भाग्य, इसकी 9th लॉर्ड की।
तो 9th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, अच्छा प्लेसमेंट है, मगर देखिए जो 9th लॉर्ड जिसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था वो डेबिलिटेड हो गया। 9th लॉर्ड यहाँ पर डेबिलिटेटेड है या नीच का हो गया है, हालांकि उसको शायद एस्पेक्ट तो कोई भी नहीं कर रहा है इसमें, तो ये थोड़ा कमजोर पड़ गया इस तरीके से। अब आ जाते हैं हम इसके लग्न लॉर्ड पर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कुंडली में। लग्न लॉर्ड लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न लॉर्ड इसमें जो वीनस बैठा हुआ है उसे एस्पेक्ट कर रहा है। तो लग्न लॉर्ड जब भी लग्न को एस्पेक्ट करता है तो लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर लग्न पर मैं बात कर लेता हूँ, 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। लग्न लॉर्ड को लग्नेश एस्पेक्ट कर रहा है, सो इट बिकम्स स्ट्रोंगर। पर अब लग्न की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर 8th लॉर्ड आके बैठा हुआ है। अब इसको एज ए 8th लॉर्ड ले लीजिए, वीनस को एक्सोल्टेड लेने की जरूरत नहीं है, इट इज 8th लॉर्ड। जब हम एज ए लॉर्ड लेंगे तो हमें एक्सोल्टेशन की जरूरत नहीं है। किसी भी प्लेनेट को एज ए प्लेनेट लेंगे तब हम देखेंगे वो किस राशि में बैठा हुआ है, मगर जब लॉर्ड लेंगे तो राशि का कोई रोल नहीं होता जिसमें भी वो बैठा हुआ है। आपने यदि वीडियो नहीं देखा हो तो एक प्लेनेट 3 तरीके से बिहेव करता है, मेरा एक वीडियो अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं कि प्लेनेट किस किस तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पर मैं उस पर ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा, मगर ये एज ए प्लेनेट तो ठीक है यहाँ पर, मगर एज ए लॉर्ड ये अच्छा नहीं है। फर्दर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। मैं उसके रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही नहीं बोल रहा हूं, बट इट बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल, वन कैन नेवर प्रेडिक्ट कि ये किस तरीके के रिजल्ट देने वाला है। तो जो इसका लग्न लॉर्ड लग्न को देख रहा है बेशक तो अच्छा है पॉइंट, मगर फिर लग्न आपकी पाप कर्तरी में होगी, और पाप कर्तरी एक बहुत बड़ा दोष होता है, वो सभी उसके पॉजिटिव पॉइंट को नलीफाई करने के लिए सफिशिएंट होता है। और लग्न पाप कर्तरी में होने से नेटिव को थोड़ा स्ट्रगल ऑलवेज करनी पड़ती है, जब और सारी चीजें कितनी भी अच्छी हो पर उसको कहीं न कहीं जैसे एक कसक रह जाती है मन में कि ये चीज थोड़ा ऐसे हो जाती तो बेटर होता, वो उसके मन में पक्का रहेगी, ऐसा होता ही है। अब आ जाते हैं इसका भाग्य थोड़ा सा कमजोर हो गया। देखिए अब मैं लग्न लॉर्ड की फिर बात कर लेता हूँ कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी प्लेनेट को D1 में देखा और हम सोचते हैं तो स्ट्रोंग है बहुत, तो यहाँ पे लग्न लॉर्ड को देखते हैं D1 में अपने खुद के फ्रेंड के साइन में है, मगर अभी देखिए इसको सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं, अशुभ दृष्टि होगी सैटर्न की, शनि एस्पेक्ट कर रहा है लग्न लॉर्ड को, तो ये इसके ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है डायरेक्टली। बाकी कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो इस तरीके से थोड़ा पीड़ित हुआ सैटर्न के एस्पेक्ट से। अब मैं जाता हूं इसी प्लेनेट को, मुझे लग्न लॉर्ड को देखना है, तो नवांश चार्ट में देखे बगैर काम चलेगा नहीं। तो नवांश चार्ट में जब मैं जाता हूं किसी भी प्लेनेट का यदि आपको देखना है ठीक से, तो जब तक हम D9 चार्ट को एनालाइज नहीं करेंगे उस प्लेनेट से रिलेटेड, तब तक वो पूरा नहीं होगा। तो नवांश चार्ट में देखिए डेबिलिटेड हो गया, नीच का हो जाता है यही प्लेनेट, और साथ में ये राहु केतु एक्सिस पे भी हो गया, डबल एफ्लिक्शन नजर आ रहा है यहाँ पर, राहु केतु एक्सिस पे चला गया और नीच का भी हो गया, तो ये यहाँ पर कमजोर हो गया है एक तरीके से। तो जितना स्ट्रोंगर हमें यहाँ नजर आ रहा था उतना ही यहाँ पर वीकर नजर आ रहा है। अब मैं D10 चार्ट में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं इसी को नेटिव की कुंडली को एनालाइज करूंगा प्रोफेशन के बेस पे। तो वही जुपिटर D10 चार्ट में भाव को मैं कंसीडर नहीं भी करूं तो और भी ज्यादा पीड़ित है, ये 12वें भाव में है, फिर ये भी यहाँ पे भी नीच का है, डेबिलिटेटेड है, राहु केतु एक्सिस पे है, तो यहाँ पे भी राहु केतु एक्सिस पे है, तो उतना स्ट्रोंगर ये रहा नहीं। तो लग्न लॉर्ड उतना स्ट्रोंगर नहीं है, तो एक कुंडली में जो प्रॉमिस नजर आता है उस प्रॉमिस में कुछ कमी नजर आने लगी मुझे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा। तो मैंने नॉर्मल कुंडली का एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस के बेस पर मैं जो कंक्लूजन निकालता हूँ वो एक कंक्लूजन निकालता हूँ कि नेटिव के अंदर जो प्रॉमिस है उस लेवल के रिजल्ट शायद नहीं मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, नेटिव की लाइफ अच्छी जाएगी, मगर एक जो हम 100 एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी जगह 90 या 80 यदि हमें रिजल्ट मिलता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन से वो थोड़ा कम होता है। इस तरीके का मैं कंक्लूजन दूंगा। अब आ जाता हूं मैं इनको, बिजनेस चाहिए प्रोफेशन चाहिए, सेकंड पार्ट पर अब मैं पहुंच रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एनालाइज कर लिया मैंने कुंडली को, इसको मैं घंटों तक एनालाइज कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, मगर मुझे कुछ चीजें यहाँ पर इस कुंडली में बतानी थी वो मैंने बता दी है। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, तो उनमें आपको अलग अलग कुंडलियों में मैं कुछ ना कुछ एनालाइज करता हूँ, तो अलग अलग बातें बताता हूँ। यहाँ पर मैंने इनके प्लैनेट्स को एनालाइज करने की कोशिश की और वो बताया था। अब मैं यहाँ पर कुछ सूत्र बताऊंगा कि आपको कभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट पे, या पेरेंट्स को ये होता है कि हम अपने बच्चों को बिजनेस कराएं या इसको जॉब करना ठीक रहेगा। किनका फैमिली बिजनेस होता है वो उनके साथ भी बहुत प्रॉब्लम आती है। मेरे पास कितनी कुंडली आती है रोजाना जिसमें वो कहते हैं कि इसको हम क्या कराएं।
तो उन सभी प्रश्नों का आप देखिए, यहाँ पर हम ये टेक्निक है जो कि भारतीय विद्या भवन दिल्ली में यूज होती है, वहीं की बुक से है। मैं उनको क्रेडिट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब मैंने वहां से भी आचार्य कोर्स किया है, 2 जगह से किया है, तो एक मैंने वहां से भी किया है, तो ये वहां पर भी ये पढ़ाई जाती है टेक्निक, तो उसका भी मैंने यहाँ पर नाम ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हमें देखना है कि ये पर्सन बिजनेस करेगा या फिर ये जॉब करेगा। हम देखते हैं नंबर ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम 7 to 12th हाउस और 10 to 3rd हाउस इन डिवन चार्ट। काउंट करना है प्लैनेट्स को, 10 to 7 to 12th हाउस। आप नोट कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बहुत ही चार्ट्स पर मैंने लगाई है, काफी सक्सेसफुल है। तो 7 to 12th हाउस तक मैंने प्लैनेट्स काउंट किए, 1 2 और ये 3 प्लैनेट्स हैं केवल, 1 2 एंड 3। अब मैं 10 से 3rd हाउस तक काउंट करूंगा, 1 2 3। यहाँ पे एक प्लैनेट हो गया, 2 हो गए, 3 4 एंड 5 हो गए। यदि 5 या 5 से ज्यादा प्लैनेट इन दोनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन में बन रहे हो, या तो 7 से 12th हाउस के बीच में बन जाए या 10 से 3rd हाउस के बीच में बन जाए, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रिफर करना चाहिए हमें। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट कर रहा है। अब मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको, व्हाट इज द लॉजिक, ये हमने क्यों कंसिडर किया। बेसिकली द 10th हाउस इज कंसिडर्ड एज द हाउस ऑफ प्रोफेशन, और इसके दोनों तरफ यदि नंबर ऑफ प्लैनेट जितने ज्यादा होंगे, ये हाउस उतना ही स्ट्रोंगर हो जाएगा। और स्ट्रोंगर 10th हाउस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोई भी जॉब करके अमीर नहीं हो सकता। ये अमीर या रिच होने का कॉम्बिनेशन है, बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। तो जो जॉब करेगा वो यदि फेयर मीन्स से काम कर रहा है, अनफेयर मीन्स के लिए अलग कॉम्बिनेशन है। फेयर मीन्स से काम करता है तो इंडिया की सिचुएशन में वो कितनी भी ज्यादा सैलरी ले रहा हो, वो अपना काम ही चला सकता है, रिच नहीं हो सकता। और रिच होने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होने चाहिए, तो 10th हाउस के आसपास का एरिया बहुत स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन तो हमने 7 to 12 लिया, मीन्स ऑल अराउंड 2 हाउसेज अहेड ऑफ दिस और 2 हाउसेज बिहाइंड 10th हाउस आप कंसिडर कर सकते हो। और दूसरा कॉम्बिनेशन हमने फिर 10 से 3rd लिया है, तो वो लगने के आसपास का एरिया हो गया। तो लगने के आसपास भी ज्यादा प्लेनेट होंगे तो वो नेटिव अमीर होगा, रिच होगा, या 10th हाउस के अराउंड जितने ज्यादा प्लेनेट होंगे वो पर्सन उतना ही पॉपुलर भी होगा, नेम फेम होगा और वो रिच भी होगा। ये कॉम्बिनेशन है, और ये मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता, ये योगास हैं एक्चुअली, जो परमानेंट कुंडली के अंदर हम देख सकते हैं। नवाश जो योग जो भी होते हैं उनमें हम ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो 10th हाउस के अराउंड यदि आपके 5 या 5 से ज्यादा प्लेनेट हैं फ्रॉम 7 to 12th हाउस या 10 to 3rd हाउस, ये दूसरा, ये यहाँ पे हो सकते हैं या यहाँ पे हो सकते हैं। इस कुंडली में, इस रीजन में 5 प्लेनेट्स हैं, इसका मतलब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट पैरामीटर। अब सेकंड पैरामीटर है, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, पीपीपी प्लैनेट्स, सन, मून, राहु एंड मार्स। अब ये पीपीपी क्या है, इससे बोलते हैं पूर्ण परमात्मा प्लैनेट। अब ये चीजें नोट कर सकते हो, पूर्ण परमात्मा प्लैनेट क्या होते हैं। हमारे टोटल 10 अवतार हुए हैं, जिन्हें हम 10 अवतार बोलते हैं। ईश्वर के, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, और उन 10 अवतारों में 4 ऐसे अवतार थे जिसमें वो पूरी तरह लॉर्ड थे, भगवान का 100% अंश था। बाकी 6 अवतारों में भगवान का 100% अंश नहीं था, उसमें जीवाश्म भी था, इंसान का भी अंश था। तो इस तरीके के जो हमारे भगवान के 10 अवतार हैं हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, उसमें 4 जो अवतार हैं वो पूर्ण परमात्मा अवतार हैं, बाकी 6 जो हैं वो जीवाश्म है। तो 4 जो अवतार पूर्ण परमात्मा प्लेनेट हैं वो हैं आपके, एक है आपका 10 अवतार में अभी तक 9 हैं, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, अभी तक 9 हैं, 10वां कल की अवतार होगा ऐसा मानते हैं। तो वो सभी 9 ग्रहों से रिलेटेड है। उसमें पूर्ण परमात्मा जो प्लेनेट होते हैं वो सन होते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, उन्होंने जो अवतार लिया था तो सन को कारक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण विष्णु थे, परमानेंट 100% पूर्ण परमात्मा थे, तो उनको मून से इंडिकेट करते हैं, चंद्रवंशी मानते हैं। ऐसे ही राहु को भी हम पूर्ण परमात्मा प्लेनेट कंसिडर करके चलते हैं, और मार्स को भी। राहु जो वरा या शुक्र का जो अवतार लिया था भगवान ने, वो राहु का था, और जो मार्स है उसमें नरसिंहा जो अवतार लिया था वो मार्स को इंडिकेट करता है। तो ये 4 पूर्ण परमात्मा प्लेनेट हैं, बाकी के
5 जो प्लेनेट हैं उनमें जीवाश्म मतलब इंसान का अंश भी है। जैसे वीनस, शुक्र परशुराम को इंडिकेट करता है तो भगवान और इंसान का अंश था। इसी तरीके से बुध, बुद्ध भगवान को इंडिकेट करता है, उसमें भगवान और इंसान का अंश था। इसी तरीके से सैटर्न, शनि कछुए को या टॉर्टोइस को रिप्रेजेंट करता है तो उसमें भी दोनों का अंश था। इसी तरीके से वामन अवतार था जो जुपिटर इंडिकेट करते हैं, उसमें भी दोनों का अंश था। तो ये 4 पूर्ण परमात्मा प्लेनेट है, इसके अंदर 100% भगवान का ही अंश था। तो हम क्या करते हैं कि कम से कम 2 पूर्ण परमात्मा प्लेनेट या तो 7वें से 12वें भाव के बीच में हो या 10वें से तीसरे भाव के बीच में हो, ये कॉम्बिनेशन है। तो मैं देखता हूँ 7वें से 12वें भाव के बीच में है क्या। इन कॉम्बिनेशंस को आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। तो वर्ण यहाँ पे देखिए, पूर्ण परमात्मा प्लेनेट एक हो गया, जुपिटर नहीं है और सैटर्न भी नहीं है। तो 7वें से 12वें भाव के बीच में केवल एक पूर्ण परमात्मा प्लेनेट है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब मैं 10वें से तीसरे भाव के बीच में देखता हूँ, तो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, सैटर्न होता ही नहीं है, वीनस भी नहीं होता, सन पूर्ण परमात्मा प्लेनेट है और मरकरी नहीं है, केतु भी नहीं है, तो केवल एक ही आया। तो ये क्राइटेरिया एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जस्टिफाई नहीं करता, ये जॉब को जस्टिफाई करता है। तो 2 क्राइटेरिया मैंने चेक किए। अब तीसरा क्राइटेरिया इसमें भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, इस पूरी वीडियो में आपको नई नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उन्हें भी सीखने को मिलेंगी और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी सीखने को मिलेंगी, क्योंकि टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं थर्ड पॉइंट करूंगा, गोचरस्थ सैटर्न, गोचरस्थ शनि। 2 तरीके के ग्रह होते हैं, एक होता है गोचरस्थ, एक होता है अगोचरस्थ। अब गोचरस्थ किसे बोलते हैं, यहाँ पे हम शनि को देखते हैं, कर्म का कारक शनि होता है, कर्माधिपति शनि होता है। तो गोचरस्थ का मतलब वो जो भी प्लेनेट गोचरस्थ होता है वो स्ट्रांग हो जाता है बहुत ज्यादा। तो शनि कब गोचरस्थ होता है और कब अगोचरस्थ होता है? गोचरस्थ होगा यदि वो एक्सोल्टेड है, मतलब उच्च का हो गया, या अपने ही साइन में बैठा हुआ है तो गोचरस्थ हो जाएगा, मगर उसका 6, 8, 12वें भाव से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। तो गोचरस्थ को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अब नोट भी कर लीजिए। यदि कोई भी प्लेनेट यदि एक्सोल्टेड या अपने साइन में हो, ओन राशि में, स्वराशि या उच्च का हो, तो उसे हम गोचरस्थ बोलेंगे, मगर वो 6वें, 8वें और 12वें भाव से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, तो उसको गोचरस्थ शनि बोलते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो वो अगोचरस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं गोचरस्थ है क्या सैटर्न। तो सैटर्न अपने ही भाव में है, मगर वो 6, 8, 12 से लिंक हो गया, इसलिए वो गोचरस्थ नहीं है। कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूं, यदि गोचरस्थ शनि का किसी भी तरीके का लिंक बन जाए, पीएसी, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट या कंजंक्शन हो जाए उसका, किससे, उसका हो जाए सन से, मून से, 10th हाउस या 10th लॉर्ड से, इन चारों में से किसी से भी, सन से, मून से, 10th हाउस या 10th लॉर्ड से यदि गोचरस्थ शनि का लिंक बन जाए तो ऐसा पर्सन रिच होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मैं रिच से भी लिंक कर रहा हूं, क्योंकि रिच वही होगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, जॉब करने वाला रिच कभी नहीं हो सकता। तो सन, मून, 10th हाउस और 10th लॉर्ड, इनसे यदि कुंडली में पहली बात तो गोचरस्थ शनि होना चाहिए और उनका इन चारों से लिंक हो जाए तो उसे हम वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम उसको प्रिफर करेंगे या एडवाइस करेंगे। तो शनि यहाँ पे गोचरस्थ नहीं है क्योंकि इसका 12th हाउस से लिंक हो गया, मगर इसका देखिए हम सन से तो लिंक हो ही रहा है और 10th हाउस से या 10th लॉर्ड से लिंक यहाँ पे बन रहा है क्या, 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, मगर गोचरस्थ नहीं है, इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन में भी इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसको नेगेटिव मानकर चलेंगे। कई बार ये होता है कि वो D1 में गोचरस्थ ना हो मगर D9 में गोचरस्थ हो जाए, नवांश चार्ट के अंदर गोचरस्थ हो जाए, दशमांश चार्ट के अंदर गोचरस्थ हो जाए, तब हम देखेंगे कि वो शुरू में जॉब करेगा मगर बाद में वो बिजनेस करेगा। यदि D1 में अगोचरस्थ है मगर D9 या D10 में वो गोचरस्थ हो जाता है तो वो अपने कैरियर की शुरुआत बिगिनिंग जॉब से करेगा, लेटर ऑन वो बिजनेस में चला जाएगा। तो इस नेटिव का हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 साइन में है, D9 में, ना ही अपने साइन में, ना ही एक्सोल्टेड है, तो एक गोचरस्थ नहीं है। और ऐसे ही मैं यदि D10 में देखता हूँ तो 8 साइन में है, तो यहाँ पे भी गोचरस्थ नहीं है। तो इस हिसाब से इसको मैं बिजनेस एडवाइस नहीं करूंगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब आता है 4th क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ ऑफ 6th हाउस एंड 6th लॉर्ड विद रेस्पेक्ट टू लग्न एंड लग्न लॉर्ड।
एक्चुअली 6th हाउस सर्विस या नौकरी को रिप्रेजेंट करता है, और लग्न लॉर्ड सेल्फ एस्टीम को रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, एम को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, फेम को रिप्रेजेंट करता है। तो लग्न और लग्न लॉर्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो पर्सन उतना ही बड़ा बिजनेसमैन होगा। मगर 6 हाउस और 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो उस पर्सन को हम ये कहेंगे कि भाई आप जॉब करिए, सर्विस में जाएगा वो। तो इसका मैं जब देखता हूं तो लग्न तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पाप कर्तरी में। लग्न लॉर्ड ठीक ठाक है, यहाँ पर रखा हुआ है, रेट्रोगेट है, मगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते क्योंकि सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए अब आ जाते हैं हम 6 हाउस पे। तो 6 हाउस को भी सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। और कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या? और कोई एस्पेक्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। 6 हाउस पर नहीं एस्पेक्ट नजर आ रहा, जुपिटर भी नहीं एस्पेक्ट कर रहा है। तो 6 हाउस को भी सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। और 6 लॉर्ड मगर एक्सॉल्टेड हो गया, एक्सॉल्टेड है, और वो शुभ कर्तरी में भी कह सकते हो इसको, मरकरी और वीनस के बीच में हो गया। तो 6 लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, शुभ कर्तरी में, मगर राहु केतु एक्सिस से ये भी आपका पीड़ित है या एफ्लिक्टेड है। तो 6 लॉर्ड एक्सॉल्टेड है तो ऑलमोस्ट बेटर देन लग्न ये हो गया, और लग्न लॉर्ड से तो थोड़ा बेटर ही हो गया क्योंकि लग्न लॉर्ड भी पीड़ित तो है ही। अब 6 लॉर्ड फिर सैटर्न से भी पीड़ित हो गया, उससे भी एस्पेक्ट हो गया। तो इन दोनों में कोई बहुत आप क्लियर कट डिवीजन नहीं कर सकते। 6 लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, ये एक एडिशनल है, मगर वो डबल एफ्लिक्टेड है, राहु केतु भी उसको एफ्लिक्ट कर रहे हैं, सैटर्न भी कर रहा है, फिर वो शुभ कर्तरी में भी है। तो 6 हाउस पे भी सैटर्न का एस्पेक्ट है। तो मगर जुपिटर को हम देखते हैं तो इसको सैटर्न वो कर रहा है, एस्पेक्ट कर रहा है, इसका प्लेसमेंट बढ़िया है, अच्छा है। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा हूं मैं। 6 लॉर्ड रिलेटिवली मुझे फिर भी स्ट्रॉन्गर लग रहा है एज कम्पेयर टू लग्न लॉर्ड, क्योंकि लग्न लॉर्ड को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है पहली बात। तो 6 लॉर्ड का स्ट्रॉन्गर होने में जो मुझे सबसे बड़ा पॉइंट नजर आ रहा है वो आ रहा है शुभ कर्तरी। ये शुभ कर्तरी में है, इसलिए ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। फर्दर ये एक्सॉल्टेड भी हो ही गया है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर कंसीडर करके चलूंगा। तो हम मोर एंड लॉस ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मैं न्यूट्रल कंसीडर कर लेता हूं, बहुत ज्यादा क्लियर कट डिवीजन नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। अब इसको हम एंड में देखेंगे, यदि सारे पॉइंट बराबर बराबर होते हैं तो फिर मैं इसको फिर से एनालाइज करूंगा। अब आता है कुंडली के अंदर 5th जो पॉइंट है, आपको देखना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा या प्रोफेशन होगा। तो धन योग देखने चाहिए, धन योग ज्यादा होंगे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, बिजनेस करेगा पर्सन और उसमें सक्सेसफुल भी होगा। धन योग ज्यादा होंगे तो बिजनेस करेगा, साथ में वो सक्सेसफुल भी बिजनेस में होगा, तभी तो पैसा कमाएगा। तो धन से रिलेटेड जो 4 हाउसेस होते हैं वो होते हैं 2nd एंड 11th, तो होते ही है। 2nd हाउस वेल्थ का होता है, 11th हाउस गेन का होता है, और 5th और 9th हाउस एक्चुअली ये लक्ष्मी स्थान होते हैं। तो इन चारों हाउसेस और उनके लॉर्ड्स के बीच में यदि कोई लिंक बनता हो तो धन योग बन जाता है। अब क्लियर कट लिंक बनता हो तो वो स्ट्रॉन्ग धन योग बनता है, मगर किसी भी तरीके का लिंक बनता हो तो धन योग बनता है। तो इस कुंडली को जब मैं एनालाइज करने लगता हूँ तो बड़ी अमेजिंग चीज नजर आती है। देखिए इसमें हम मार्स को पकड़ लेते हैं। मार्स एक्चुअली है 9th लॉर्ड, और ये सब जगह से लिंक बनाता हुआ नजर आ रहा है। मार्स इज 9th लॉर्ड, 9th लॉर्ड है तो 5th हाउस में चला गया, डेबिलिटेड है नो डाउट, ये 11th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। तो जो 9th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ के 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये तीनों हाउसेस से इसने कॉम्बिनेशन बना लिया। फर्दर 2nd हाउस में इसकी राशि है, मतलब मार्स 2nd हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है, दोनों धनिस्थानों का लॉर्ड होकर तीसरे धनिस्थान में बैठकर चौथे धनिस्थान को देख रहा है। अब समस्या केवल थोड़ी सी यही है कि ये डेबिलिटेटेड है, नीच का है, इसलिए अपने फल ये देने में उतना कैपेबल नहीं होगा, मगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग धनयोग बना रहा है। चारों धन भावों से ये लिंक कर रहा है, चारों धन भावों से लिंक कर रहा है, इसलिए इस तरीके से धनयोग तो ये फॉर्म कर रहा है, मगर इशू वही है। और फिर देखिए यहाँ पर 9th हाउस से, जो 9th हाउस में प्लेनेट बैठा है वो इसे एस्पेक्ट करके मजबूती प्रदान कर रहा है, जुपिटर। तो यहाँ पर ये मार्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो धनियोग के हिसाब से यहाँ पर डेबिलिटेड, ये कमजोर है। तो ये कमजोरी को, इसकी को हम देखते हैं क्या D9 में स्ट्रॉन्गर हुआ क्या। तो D9 में 11 साइन में यहाँ पे भी वीक है, शत्रु राशि में चला गया। सैटर्न शत्रु होता है मार्स का,
D10 में जाकर मैं देखता हूँ तो थोड़ा ठीक है, फ्रेंड राशि में 11वें भाव में है, तो यहाँ पर कमजोर होने की वजह से धनयोग तो बनता हुआ नजर आ रहा है, लिंक हो रहा है चारों हाउसेज में, तो इसको मैं ओवरऑल तो पॉजिटिव ही कंसीडर करके चलूंगा। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है सिक्स्थ। तो यहाँ पे मैं जो चीजें बता रहा हूँ उन्हें आपको केवल सीखना है। एक कुंडली का एनालिसिस प्लस और माइनस हो सकता है, कुंडली में मैं जो चीजें बताऊंगा वो हो सकता है हो भी और ना भी हो, पर जो भी एनालिसिस है उसमें हम कुछ एक सर्टेन क्राइटेरियाज पर ही आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम इसमें पीएससी बिटवीन थर्ड हाउस एंड थर्ड लॉर्ड एंड 9th हाउस एंड 9th लॉर्ड। अब इन्हें लिया क्यों है, मैं हर चीज का लॉजिक आपको बताता जा रहा हूँ कि कोई भी पर्सन जब प्रोफेशन में आगे बढ़ेगा और वो खुद का अपना बिजनेस करेगा, जॉब जब हम करते हैं, सर्विस करते हैं, तो हमें उतने एफर्ट की जरूरत नहीं होती, जो चीजें हमें पता है वही हम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर काम के लिए हमें लगाया गया है, वो काम हम करते रहते हैं। और नॉर्मली ये होता है हम कितने भी एफर्ट कर लें तभी भी जॉब में एक लिमिट से ज्यादा आपकी प्रोग्रेस हो नहीं सकती। मगर प्रोफेशन में यदि आपको कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप कितना आगे बढ़ोगे वो आपके प्रोफेशन और भाग्य दोनों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जॉब उतना नहीं तो भाग्य पे डिपेंड करता है जब हम सर्विस कर रहे होते हैं, क्योंकि यदि भाग्य उतना स्ट्रांग होगा तो आपको सर्विस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मालिक खुद होंगे। सर्विस को सेवा या चाकरी बोला जाता है, तो वो चाकरी में आपका भाग्य उतना स्ट्रांग नहीं होता, चाहे किसी भी लेवल पे सर्विस कर रहे हो। तो स्ट्रांग भाग्य तभी होगा जब आप अपना काम कर रहे हो। तो जो भी पर्सन यहाँ पे तीसरे 9th हाउस का लिंक कर दिया, 9th हाउस होता है भाग्यस्थान, तो पर्सन का भाग्य स्ट्रांग होगा। और थर्ड हाउस होता है पराक्रम, आप कितना काम करोगे। तो पराक्रम और भाग्य दोनों का लिंक होगा तभी आप एक बड़े बिजनेसमैन होंगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे या रिच होंगे। तो हमें यह भी देखना है तीसरे हाउस थर्ड लॉर्ड और 9th हाउस 9th लॉर्ड का यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन बनता नजर आता है क्या। तो इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं 9th हाउस और में एक प्लेनेट बैठा हुआ है और थर्ड हाउस में एक प्लेनेट बैठा हुआ है, हालांकि वो एक दूसरे के लॉर्ड ही हैं, वो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। साथ में ही 9th हाउस से जुपिटर एक्चुअली थर्ड लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये लिंक तो बनी रहे। थर्ड और 9th हाउस में लिंक बनना चाहिए, पीएससी बिटवीन थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड एंड 9th हाउस 9th लॉर्ड। तो 9th हाउस से एक प्लेनेट थर्ड हाउस को देख रहा है, थर्ड हाउस से एक प्लेनेट 9th हाउस को देख रहा है, फिर जो 9th हाउस से प्लेनेट थर्ड हाउस के लॉर्ड को बताया, थर्ड लॉर्ड इसमें बैठा है, इसका डिस्पोजिटर इसको देख रहा है, ये एक रिलेशन बनती है दो ग्रहों के बीच में, जुपिटर और वीनस के बीच में ये रिलेशनशिप है। इसको क्षेत्र रिलेशन बोलते हैं, एस्पेक्ट रिलेशन भी है। ये क्षेत्र रिलेशन होती है, इट इज ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग रिलेशन की किसी भी भाव में कोई प्लेनेट बैठा हो और उसी का स्वामी उसे देख ले, तो इसको हम क्षेत्र रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है। अब मैं लास्ट में इसमें बताऊंगा इंदु लग्न। इंदु लग्न को धन लग्न भी बोलते हैं। यदि किसी की वेल्थ आपको आइडेंटिफाई करनी हो, देखनी हो, तो इंदु लग्न को जरूर देखना चाहिए। तो इंदु लग्न निकालना भी आप मेरे साथ यहाँ पर सीख सकते हो। इंदु लग्न निकालने के लिए क्या होता है, सभी ग्रहों को ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं इनके लिए पॉइंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। बिंदु ये दिए हुए हैं कि सन के लिए 30 बिंदु है, मून के लिए 16, मार्स के लिए 6, मरकरी के लिए 8, जुपिटर के लिए 10, वीनस के लिए 12 एंड सैटर्न के लिए 1। जब भी वेल्थ देखनी हो और आपको बिजनेस देखना हो, पर्सन ने नौकरी करनी है, बिजनेस करनी है, उसके लिए इंदु लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इन सभी को देखता हूं, तो इंदु लग्न निकालनी कैसे होती है। आपको क्या करना है, लग्न से 9th भाव, ये 8 साइन है, उसके लॉर्ड के बिंदु लेने हैं। तो लग्न से 9th भाव में 8 साइन है, उसका लॉर्ड मार्स है, और मार्स के बिंदु यहाँ पर ले लेंगे, वो 6 हो गए। ऐसे ही मून से भी 9th लॉर्ड, चंद्रमा से भी 9वें भाव का स्वामी, ये चंद्रमा रहा, उससे 7th भाव ये हो गया, 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया। तो 9वां में सैटर्न है, उसके भी बिंदुओं को ले लेना है। तो सैटर्न का एक बिंदु है, इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे वो बाई चांस 7 आ रहे हैं, मगर वो 30 भी आ सकते हैं, 45 भी आ सकते हैं, कुछ भी आ रहे हैं। यदि 12 से ज्यादा है तो 12 के मल्टीपल्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो वो 39 आ गया, तो 12 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 36, तो वो 3 बचेगा। ये सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ, इस केस में तो आया ही 7 है, तो अब आपको 12 से ज्यादा आ रहा है तो 12 के मल्टीपल्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब 12 और 24 के बीच में तो 12 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 24 और 36 के बीच में
तो आपको 24 सब्ट्रैक्ट कर देना है, 36 और 48 के बीच में है तो 36 सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे 7 आ रहा है तो आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो बचेगा मून से या चंद्रमा से उतना काउंट करेंगे। चंद्रमा से काउंट करना है तो यहाँ पर आया 6 + 1 7, तो मून से 7 काउंट करूंगा, यहाँ पर पहुंचूंगा। ये इंदु लग्न है इस नेटिव की। अब इंदु लग्न से हम कैसे डिसाइड करेंगे, 7वां पॉइंट मैंने डिस्कस किया। इंदु लग्न से डिसाइड करने के लिए हमें देखना है कि इंदु लग्न को कोई एक्सोल्टेड प्लेनेट तो उसमें नहीं बैठा हुआ है। यदि मेलिफिक भी बैठा हुआ है एक्सोल्टेड, तो इंदु लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इंदु लग्न को कोई एक्सोल्टेड प्लेनेट एस्पेक्ट तो नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके का इंदु लग्न से एक्सोल्टेड प्लेनेट का कोई एसोसिएशन तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किसी भी एक्सोल्टेड प्लेनेट का यहाँ पे एसोसिएशन इंदु लग्न से नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं उसको कोई बेनिफिक प्लेनेट तो नहीं देख रहा है, शुभ ग्रह। तो इस कुंडली में इसको केवल मार्स देखता हुआ नजर आ रहा है। मुझे कोई मिस हो जाए तो आप देख लेना। मुझे अभी मून देखता हुआ नजर आ रहा है। मून इस कुंडली के लिए मेलिफिक है, बेनिफिक नहीं है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सूर्य से जब तक वो 3 हाउस का डिफरेंस ना हो, मून मेलिफिक होता है। तो ये इस पॉइंट पर ये कोई बहुत पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, तो ये न्यूट्रल सही पॉइंट है। एक्चुअली ये न्यूट्रल सही पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पर एनालाइज किया, तो एनालाइज करने पर मुझे फर्स्ट पॉइंट नेगेटिव मिला, फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव मिला, सेकंड पॉइंट नेगेटिव मिला, थर्ड पॉइंट नेगेटिव मिला। इसके बाद आपका ये 7th पॉइंट भी बहुत पॉजिटिव नहीं मिला। तो इस कुंडली के अंदर दोनों चीजें ऑलमोस्ट बराबर बराबर सी नजर आ रही हैं। फिर भी जो मैं कंसिडर करके चलूंगा, यहाँ पर बहुत एक्सीलेंट ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस नहीं नजर आ रहे इस कुंडली में कि मैं नेटिव को कहूं कि आप बिजनेस करिए। बराबर बराबर की स्थिति में हमें हमेशा सर्विस के लिए ऑफर करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में पर्सन का खुद का रिस्क इन्वॉल्व होता है, सर्विस में खुद का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। क्योंकि बिजनेस के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव बहुत पॉइंट्स इसमें नजर नहीं आए। एक तो ये 9th और 6th हाउस का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है बहुत पॉजिटिव, जिसे मैं बोल दूं, और एक आपका फर्स्ट वाला आ रहा है। बाकी सब न्यूट्रल और इस तरीके के हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि जो धनयोग भी बन रहे हैं वो एक्चुअली मार्स जो बना रहा है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, डेबिलिटेटेड है, तो वो कुछ कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से मैंने केवल D1 चार्ट के बेसिस पे इसको एनालाइज करने की कोशिश की है। इसमें अभी भी बहुत सारी चीजें मैं देख सकता हूं यदि मैं D10 चार्ट पर भी चला जाऊं। तो D10 चार्ट को मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं यहाँ पे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि D10 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। D1 चार्ट जितना ही इंपॉर्टेंट D10 चार्ट होता है। तो D9 चार्ट में थोड़ा सा देखूं तो यहाँ पर राहु केतु एक्सेस आ रहा है 10th हाउस पर, और 10th लॉर्ड यहाँ पर नीच का हो गया है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है। ऑल्दो मगर ये नीच का हो गया है तो उतना बहुत स्ट्रोंगर बनता नहीं है। राहु केतु एक्सिस भी एक रीजन है, क्योंकि केतु 10वें भाव में प्रोफेशन के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता, राहु ज्यादा बेटर माना जाता है। इसके बाद आ जाता हूं मैं, अब जब D10 चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करूंगा। देखिए D10 को करना कैसे आप सीख सकते हो। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मेन सिखाने वाला है, उसमें बहुत सारे पॉइंट मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको मैं एक ही चार्ट को 3 घंटे तक भी एनालाइज कर सकता हूं। अब देखते हैं हम इसका सबसे पहले जो D10 चार्ट के बारे में बता देता हूं कि इसकी जो लग्न है वो सभी कर्मों को इंडिकेट करती है। लग्न से पूरे उसके नेटिव की जिंदगी भर के सभी तरीके के कर्मों को लग्न से देखते हैं, और 10वां भाव को लग्न बनाकर हम उसके प्रोफेशन कमाने से रिलेटेड कर्मों को देखते हैं, इस भाव को लग्न बनाकर। तो मैं सभी कर्मों को देखूं यहाँ पर, तो इसमें सबसे पहले मैं देखता हूं कि लग्न जो इसकी है वो ठीक है, कोई बहुत मेलिफिक किसी का एस्पेक्ट नहीं है, तो कोई नजर नहीं आ रहा है। कई बार मिस भी हो जाता है, तो मेलिफिक कोई एस्पेक्ट नहीं है, तो लग्न ठीक ठाक है। और दोनों तरफ आपके शुभ ग्रह हैं। पूरी तरह तो मैं इसको शुभकर्त्री में नहीं कहूंगा, क्योंकि राहु भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो नेटिव का काम करने में मन लगेगा। वैसे वो नेटिव बिहेवियर में अच्छा होगा, उसकी काम करने की नीयत होगी, अच्छे कर्म करने की टेंडेंसी होगी, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि लग्न ये बताती है कि आपकी काम करने की नीयत होगी या नहीं होगी। अब लग्न लॉर्ड यहाँ पर आकर बैठ गया, तो लग्न लॉर्ड की स्थिति अच्छी नहीं है। वो पापकर्त्री में मार्स और सन के बीच में शत्रु राशि में बैठा हुआ है।
तो लग्न लॉर्ड उतना स्ट्रोंगर नहीं है इस केस में। अब जब मैं इसको प्रोफेशन के हिसाब से देखता हूं, तो प्रोफेशन के हिसाब से मैं क्या करता हूं कि मैंने D1 का लग्न लॉर्ड भी उठाकर देखना है पर। तो D1 का लग्न लॉर्ड किसी भी भाव से रिलेटेड आपको यदि रिजल्ट देखने हो तो उस भाव के डिविजनल चार्ट में उस भाव का लग्न लॉर्ड को भी आप ले जाकर देखें। तो लग्न लॉर्ड को मैं यहाँ पर ले जाकर देखता हूँ, वो जुपिटर है D1 का लग्न लॉर्ड, तो वो थोड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा एफ्लिक्टेड है। एक तो वो डेबिलिटेड हो गया, 12वें भाव में है और राहु केतु एक्सिस पर भी है, तो उतना ज्यादा स्ट्रोंगर ये इंडिकेशन दे नहीं रहा है। अब मैं यहाँ पर इसी के 10वें भाव से यदि एनालाइज करना चाहूँ तो 10वां भाव ये मार्स का भाव है, इसके अंदर सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न ये शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसको यहाँ पे मगर वीनस एस्पेक्ट कर रहा है 10वें भाव को, जो कि अपने साइन से ही एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा ठीक माना जा सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं प्रोफेशन के लिए देखूंगा, इसका 10वें से 10वां भाव देखूंगा, क्योंकि इसको मैंने लग्न बना लिया है प्रोफेशन के लिए, तो इसको लग्न मानूंगा तो ये 10वां भाव हो गया 5 साइन। तो 5 साइन को मैं एनालाइज करना चाहता हूं यहाँ पर। तो इसको पर्टिकुलर 5 साइन को यदि कोई एस्पेक्ट कर रहा है क्या, यहाँ पर हम देखते हैं तो इस पे किसी की भी एस्पेक्ट है तो वो सैटर्न की एस्पेक्ट है। सैटर्न शत्रु राशि से है तो उतना मैं पॉजिटिव नहीं मानूंगा। इसका यदि मैं लॉर्ड ही जाकर देखता हूं तो वो डेबिलिटेड हो गया और 10वें भाव से 12वें भाव में जाकर बैठ गया है। तो D10 चार्ट उतना एक्सीलेंट नजर आ नहीं रहा है। D1 चार्ट कंपैरेटिवली बेटर है, D10 चार्ट उतना एक्सीलेंट नहीं नजर आ रहा है। तो इससे अब हम क्या कंक्लूजन निकालें? कंक्लूजन ये निकलेंगे D10 की लग्न ठीक ठाक है आपका, इसका जो यहाँ का 10th लॉर्ड है वो ठीक बैठा हुआ है, अपने आप से दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो अपने आप से दूसरे भाव में थोड़ा बढ़ोतरी करेगा, कमी नहीं करेगा। और ये मित्र राशि में भी बैठा हुआ है दूसरे भाव में। फिर इस पर यदि मैं एस्पेक्ट देखता हूँ तो कोई ऐसा खास मेलिफिक एस्पेक्ट भी नहीं नजर आ रहा है, तो D10 का 10th लॉर्ड ठीक ठाक है। तो सारी चीजें इसमें मिक्स्ड हैं कुंडली के अंदर, तो कोई वन पर्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। एंड में जो मुझे लगता है, जो मैं एनालिसिस के बेस पर जो बता रहा हूँ, मैंने सभी तरह की बातें की हैं इसमें, पॉजिटिव बातें भी की है, नेगेटिव बातें भी की है, नेगेटिव बातें भी मैंने ढूंढी है और पॉजिटिव भी ढूंढी है। तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल मेरा जो कंक्लूजन है, आप लोग अपना कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने सारी स्थितियां सामने रख दी हैं। इस नेटिव को जॉब करना चाहिए और जॉब में ये काफी प्रोग्रेस करेगा, और उसका मैं आपको कॉज बता देता हूँ एट लास्ट, क्या मैंने क्यों कंक्लूड किया। इसका जो 5th लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो ये इसको धन देगा थ्रू द सर्विसेज। बाकी फिर ये नेटिव की इच्छा पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, पर मुझे लगता है कि ये सर्विसेज में बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब इसकी थोड़ी सी मैं दशा को भी एनालाइज कर लेता हूँ। अभी इसकी जुपिटर वीनस की दशा चल रही है करंटली, और वो दशा है 18/9/2024 तक। उसके बाद जुपिटर सन की दशा है 7/7/2025 तक। अब जुपिटर वीनस दोनों प्लेनेट का दशाओं का आपको पता हो या ना हो, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जुपिटर लग्न लॉर्ड है और वीनस एक्सॉल्टेड प्लेनेट है एज पर के.एन. राव सर की थ्योरी। किसी भी नेटिव की लाइफ में लग्न लॉर्ड एंड एक्सॉल्टेड प्लेनेट की जो दशाएं हैं वो पॉजिटिव जाती हैं। लग्न लॉर्ड और एक्सॉल्टेड प्लेनेट की दशाएं, 10th लॉर्ड, लग्न लॉर्ड और एक्सॉल्टेड प्लेनेट, इन तीनों की दशाएं पॉजिटिव जाती हैं। तो यहाँ पर ये जुपिटर की दशा है, जो लग्न लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड भी है, पोजीशन भी अच्छी है, वीनस एक्सॉल्टेड है, तो इस नेटिव की जुपिटर वीनस की दशा बेटर गई होगी। इनको कुछ ना कुछ प्रोफेशन में पॉजिटिव चीजें मिली होंगी, क्योंकि ये दशा पीछे से चली आ रही है। ये मुझे नहीं मालूम है मिली है या नहीं मिली है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें पहले से ज्यादा बेटर कुछ मिला होगा इस पर्टिकुलर दशा के अंदर। अगली दशा आ जाए, और जुपिटर की पूरी दशा प्रोफेशनली इनको काफी राइज करने वाली है, पूरी की पूरी दशा। नेक्स्ट जो दशा आएगी जुपिटर सन, वो भी इनके लिए बहुत एक्सीलेंट रहेगी, क्योंकि ये सर्विस कर रहे हैं तो एक्सीलेंट रहेगी। प्रोफेशन यदि ये बिजनेस कर रहे होते तो वो दूसरे तरीके की होती, क्योंकि सन 6th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड एक्सॉल्टेड है और सेकंड धन भाव में बैठा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट इनको देगा। उससे रिलेटेड थोड़ा स्ट्रगल और हार्ड वर्क भी बढ़ाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट मगर इन्हें देगा। लोन वगैरह लेने की भी ये सोच सकते हैं उस पीरियड के अंदर। इस तरीके का मेरा कंक्लूजन है। नेक्स्ट फिर जो मून की दशा आएगी वो भी इनके लिए बेटर होगी, क्योंकि मून ऑल्दो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर वो भी 10वें भाव को देख रहा है, तो सारी दशाएं बैक टू बैक इनके 10वें भाव से रिलेटेड है।
फर्दर जो जुपिटर मार्स की जो दशा आएगी वो भी प्रोफेशन में और प्रोग्रेस देगी। रीजन बियॉन्ड दैट मार्स जो इनका लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड का डिस्पोजिटर मार्स है। हालांकि मार्स वीक है तो फल देने में उतना कामयाब नहीं होगा, मगर जुपिटर के साथ वो है, दोनों मित्र ग्रह हैं, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इस कुंडली के लिए बेनिफिक है। तो ये सबसे एक्सीलेंट दशा होगी इनके लिए, जुपिटर मार्स। मैं रीजन बता देता हूँ। दशाएं देखनी हो तो हम देखेंगे सबसे पहले 2 प्लेनेट जिनकी दशाएं वो यदि संबंधी हो और सहधर्मी हो तो वो दशा बहुत अच्छी जाने वाली है। इस कुंडली के लिए जुपिटर और मार्स दोनों केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। ये मार्स यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी है, जुपिटर आपका योग कारक है, इसके लिए लग्न और 10वें भाव का स्वामी है। तो दोनों बेनिफिक हो गए इस कुंडली के लिए, दोनों मार्स और जुपिटर बेनिफिक हैं। दूसरी बात, इस कुंडली के लिए मार्स जो है भाग्यश भी है। फर्दर ये मार्स और जुपिटर यहाँ पर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड कैसे हैं? जुपिटर मार्स को देख रहा है तो ये रिलेशन बन गया, आपका लिंक बन गया दोनों के बीच में, दृष्टि संबंध बन गया। हालांकि एक्सचेंज नहीं है, और ये इसका एक तरीके से डिस्पोजिटर भी हो गया। मार्स जुपिटर का डिस्पोजिटर है, तो पूरा एक लिंक तो नहीं बन रहा है पर थोड़ा बहुत लिंक बन रहा है। तो जब भी दो ग्रह यदि सहधर्मी हो, सहधर्मी का मतलब दोनों बेनिफिक है और किसी तरीके का उनमें संबंध होता है, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं अपनी दशा और अंतर्दशाओं में। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो पार्शियल बन रहा है, कंप्लीट नहीं बन रहा है। यदि दोनों एक दूसरे को देख रहे होते तो ये दशा और भी चमत्कार करती। तो मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है नेटिव की जुपिटर और मार्स की दशा में इनके प्रोफेशन में कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छा होगा। तो अब बहुत ज़्यादा लंबा एनालिसिस हो गया, तो मैं अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें इस कुंडली के एनालिसिस में सीखने को मिली होंगी। आप अपने जो भी सजेशन और सुझाव देना चाहें वो मुझे देते रहें, और उनसे मुझे भी सीखने के लिए मिलेगा, आपको भी सीखने के लिए मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनके जवाब दूं। कई बार नहीं भी दे पाता पर मैं देता जरूर हूँ, इसलिए आप अपने क्वेश्चंस भी भेजते रहें। नमस्कार।